इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग आदर्शवाद और विशेषकर शिक्षा में आदर्शवाद से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बिंदुओं की चर्चा करेंगे। आइडियलिज्म इन एजुकेशन। सबसे पहले देखते हैं आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद के लिए अंग्रेजी भाषा का शब्द आइडियलिज्म है, जिसकी उत्पत्ति आइडियलिज्म से हुई है, जिसका अर्थ है विचारवाद। आदर्शवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार अंतिम वास्तविकता विचारों में है। आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार व्यक्ति प्रमुख रूप से मन और आत्मा है। वह एक विचारशील प्राणी है जिसका जीवन नैतिकता से प्रभावित होता रहता है। आदर्शवाद यह नहीं मानते कि व्यक्ति की व्याख्या केवल शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान कर सकते हैं। यह अति प्राचीन विचारधारा है। प्लेटो, बर्कले, शोपेनहावर, फिक्टे, इमर्सन, हॉर्ने आदि प्रमुख दार्शनिक हैं जिन्होंने आदर्शवाद को दर्शन के रूप में स्वीकार किया। संक्षेप में आदर्शवाद की विशेषताएं सबसे पहले हम समझते हैं। पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दो विचारधाराएं हैं। कुछ लोगों के अनुसार ब्रह्मांड का उद्भव पदार्थ अथवा प्रकृति से हुआ है और दूसरे लोगों के अनुसार ब्रह्मांड का उद्भव शुद्ध चेतना अथवा ब्रह्म से हुआ है। दूसरी विचारधारा के मानने वाले आदर्शवादी कहे जाते हैं। यानी आदर्शवादियों का मानना है कि ब्रह्मांड का उद्भव शुद्ध चेतना अथवा ब्रह्म से हुआ है। पैट्रिक के अनुसार आदर्शवादी यह मानते हैं कि इस संसार का एक अर्थ और एक लक्ष्य है। मानव की आत्मा और सृष्टि के हृदय में एक आंतरिक सामंजस्य है जिसे मानव की बुद्धि प्रकृति के बाह्य पटल को भेद कर कुछ सीमा तक आंतरिक सत्य तक पहुंचने में सक्षम होती है। रोजन के शब्दों में आदर्शवादियों का विश्वास है कि ब्रह्मांड की अपनी बुद्धि तथा इच्छा शक्ति होती है। सभी भौतिक वस्तुएं उनके पीछे निहित मन द्वारा स्पष्ट की जाती हैं। भौतिक संसार आध्यात्मिक संसार की एक झलक मात्र है। आत्मा की अनुभूति ही जीवन का सर्वोत्तम सुख है। आत्मा को समझने का सबसे बड़ा साधन पवित्रता और सच्चाई में विश्वास है। व्यक्ति एक आध्यात्मिक प्राणी है, यह समझना ही आदर्शवाद का सार एसेंस है। उच्चतम आदर्शों और मूल्यों की अनुभूति पर आदर्शवाद जोर देता है। डीएम दत्ता के शब्दों में आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिकता मानता है। आदर्शवाद वैज्ञानिक तथ्यों से हटकर मानवीय अनुभव और आध्यात्मिक पहलू पर जोर देता है। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। अगला आदर्शवादी अनेकत्व में एकत्व के सिद्धांत को मानते हैं। संसार में अनेक वस्तुएं हैं जो भिन्न भिन्न दिखलाई पड़ती हैं, लेकिन उनके पीछे एक असीमित शक्ति है। फ्रॉबेल का कथन है कि संसार की सभी वस्तुओं में एक शाश्वत नियम है जो उन नियमों पर शासन करता है। यह सभी में व्याप्त नियम एक दैवीय एकता पर आधारित है। यही एकता परमात्मा है। भौतिकवाद का विश्वास इंद्रिय जगत में है। यही जगत नश्वर और परिवर्तनशील है। लेकिन आदर्शवाद का विश्वास विचारों के जगत में है जो अस्थायी और अपरिवर्तनशील है। इसका अस्तित्व विचारों पर आधारित होने के कारण ईश्वर का मन है। यह सत्य एवं पूर्ण है। इस प्रकार वस्तु की अपेक्षा विचार अधिक महत्वपूर्ण है। अगला आदर्शवाद का आधार मनुष्य है। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें अनुभव करने की शक्ति है। रॉस ने लिखा है कि वह मानव ईश्वर के दूतों से कुछ कम है, परंतु यश और प्रतिष्ठा से विभूषित है और परमात्मा के अन्य सभी कार्यों पर उसका आधिपत्य होता है। मनुष्य बुद्धि, तर्क, नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक शक्तियों से विभूषित है। इस कारण आदर्शवाद मानव के व्यक्तित्व के उन्नयन
एक्सल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी पर विशेष बल देता है। आदर्शवाद की जड़ें विश्व के महान धर्मों में समाई हुई हैं। शिक्षा दर्शन के रूप में आदर्शवाद की विशेषताएं इस प्रकार हैं। शिक्षा का अर्थ, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उच्चतम नैतिक और आध्यात्मिक अंतर्सूझ इंसाइट का विकास होता है। शिक्षा एक कड़ी है जो व्यक्ति के मस्तिष्क और वातावरण आध्यात्मिक के बीच समन्वय स्थापित करती है। रॉस के शब्दों में शिक्षा का कार्य अंतिम सार्वभौमिक मूल्यों को खोजने में हमारी सहायता करना है ताकि संसार का सत्य हमारा सत्य बन सके और जीवन को शक्ति प्रदान करे। शिक्षा व्यक्ति को सच्चाई को समझने और बुराई से दूर रहने के योग्य बनाती है। साविद्या या विमुक्तय अर्थात शिक्षा ही मुक्ति का साधन है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित दैवीय शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति है। शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। आदर्शवादी शिक्षा की दो विशेषताएं हैं। पहला, शिक्षा एक आध्यात्मिक आवश्यकता है। एजुकेशन इज स्पिरिचुअल नेसेसिटी। व्यक्ति का आंतरिक स्वरूप दैवीय डिवाइन है जो शिक्षा के माध्यम से समझा जा सकता है। दूसरा, शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता भी है। व्यक्ति एक विशिष्ट रूप में समाज का ही प्रक्षेपण है। मैन इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्शन ऑफ सोसाइटी इज एन इंडिविजुअल फॉर्म। प्रक्षेपण समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। आदर्शवादी शिक्षा के निम्नलिखित दो प्रमुख उद्देश्य मानते हैं: व्यक्तित्व का उत्कर्ष एवं आत्मानुभूति तथा समाज का विकास। व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति, एक्सल्टेशन ऑफ पर्सनालिटी और सेल्फ रियलाइजेशन। आदर्शवाद के अनुसार मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति होना चाहिए। आत्मानुभूति से अभिप्राय मानव में निहित संपूर्ण संभावनाओं की प्राप्ति है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य बालक की मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में बदलना है। इसका तात्पर्य मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा बालक को सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अनुसार विकसित कर उचित मार्गदर्शन द्वारा आध्यात्मिक बनाने से है। प्लेटो ने इसे मानव की पूर्ण अवस्था, स्टेट ऑफ परफेक्शन माना है। आदर्शवादियों के अनुसार जीवन के शाश्वत मूल्यों सत्यम ट्रुथ, शिवम गुड और सुंदरम ब्यूटी के साथ एकाकार कर लेने पर व्यक्ति आध्यात्मिक प्राणी बन जाता है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इन मैन, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। रस्क महोदय के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है या सर्वगुण संपन्न करना है, जिसका प्रमुख लक्षण है लौकिक मूल्यों से युक्त होना। हिरियान महोदय कहते हैं, आत्मबोध प्राप्त व्यक्ति एक आदर्श व्यक्ति होता है जिसके व्यवहार में सदाचार, मोरल एक्सीलेंस हर समय झलकता रहता है। बोगोस्लोवस्की महोदय कहते हैं कि आदर्शवादी व्यक्तित्व के संबंध में उन्होंने लिखा है कि सार्वभौम विचारों, यूनिवर्सल्स के आइडियाज के द्वारा संपूर्ण संभावना की अनुभूति ज्ञान की एक प्रक्रिया है और शिक्षा का उद्देश्य जीवन को ऐसे सामंजस्यपूर्ण तथा वैभवशाली जीवन के लिए तैयार करना है जिसमें अर्थ की प्रचुरता हो, रंगीन जीवन की खुशियां हो, सम्मान सहित कष्टों का सामना करने की क्षमता हो एवं दूसरे लोगों को बेहतर जीवन की ओर ले जाने की इच्छा हो। हॉर्न महोदय के अनुसार सत्यम, सुंदरम और शिव, सत्य, सुंदर और शिव मानव जात के आदर्श हैं और शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन वास्तविकताओं रियलिटीज के साथ अनुकूलन करने के योग्य बनाना है। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस प्रकार प्रशिक्षण देना है कि वह पूर्ण सत्य के जहाँ तक
संभव हो नज़दीक पहुंच सके। आदर्शवादी व्यक्ति के शारीरिक विकास पर भी जोर देते हैं, लेकिन यह शारीरिक विकास मन अथवा आत्मा के साधन के रूप में है। जैसा अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस प्रकार आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों का संतुलित विकास करना है। दूसरा, सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। आदर्शवादी शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य पर भी जोर देते हैं। बोगोस्लोवस्की ने शिक्षा द्वारा सामाजिक विकास पर बल दिया है। शिक्षा की भ्रातृत्व, ब्रदरहुड की भावनाओं को लेकर जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संपर्क करता है तो उसमें मानवीय समझ, प्रेम और स्नेह होता है। लेकिन यदि व्यक्तियों के बीच सामाजिक स्तर, सोशल स्टेटस और अधिकारों की बात आ जाती है तो संबंधों में निर्जीवता और शुष्कता आ जाती है। समाज में दो शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं, एक वह शक्ति जो परिवर्तन की मांग करती है और दूसरी वह जो अतीत के संरक्षण की मांग करती है। इन दोनों शक्तियों को समाज का गतिशील पहलू, मोबिलिटी एस्पेक्ट, और संतुलित पहलू, इक्विलिब्रियम कहा जाता है। समाज में गतिशीलता शिक्षा के अनौपचारिक साधनों द्वारा लाई जा सकती है, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाएं, प्रदर्शनी आदि। विद्यालय को समाज में संतुलित पहलू पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विद्यालय को समाज की विरासत को संरक्षित करना होगा और उसे आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना होगा। विलियम हॉकिंग ने शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को दो दृष्टिकोणों से समझाया है। पहला, जाति का संदेश, कम्युनिकेशन ऑफ द, और दूसरा, इस संदेश से परे विकास का प्रावधान। प्रथम दृष्टिकोण जाति की विरासत पर जोर देता है और दूसरा चेतना की जागृत पर, ताकि व्यक्ति स्वतंत्र होकर सत्य की ओर अग्रसर हो सके। इन दोनों दृष्टिकोणों के आधार पर शिक्षा के दो कार्य हैं, समाज में स्थिरता लाना और परिवर्तन लाना। व्यक्ति और समाज के लिए आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में हॉर्न लिखते हैं कि शिक्षा व्यक्ति का जो शारीरिक, मानसिक रूप से विकसित, स्वतंत्र और चेतना युक्त है के साथ एक उच्च प्रकार का सामंजस्य है, जैसा कि उसके बौद्धिक और सांकल्पिक वातावरण में दिखलाई पड़ता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आदर्शवादी शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों उद्देश्यों को मान्यता प्रदान कर आकस्मिक पूर्णता में उनकी सहभागिता को स्वीकृत प्रदान करते हैं। फ्रॉबेल इस आशय को बड़े ही अच्छे ढंग से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है भक्तिपूर्ण, पवित्र तथा कलंक रहित जीवन की प्राप्ति। पाठ्यक्रम। आदर्शवादी मानव जाति के अनुभव, विचारों, मूल्यों और आदर्शों को विशेष महत्व देते हैं। अतः उनकी दृष्टि से पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो मानव जाति के समस्त अनुभवों को प्रतिनिधित्व करने में सक्षम हो। एक अच्छे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम के संबंध में कुछ आदर्शवादियों के विचार इस प्रकार हैं। प्लेटो के विचार देखते हैं। सबसे पहले, व्यूज ऑफ प्लेटो। पाठ्यक्रम में शाश्वत मूल्यों को स्थान दिया जाना चाहिए। शाश्वत मूल्य तीन हैं, सत्यम, शिवम और सुंदरम। ये तीन मूल्य तीन प्रकार की क्रियाओं को जन्म देते हैं, मानसिक, नैतिक और सौंदर्यात्मक। इन क्रियाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का रूप निम्नवत होना चाहिए। राउस के विचार देखते हैं। मानव की क्रियाएं और उनसे संबंधित विषय, शारीरिक क्रियाएं, आध्यात्मिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाओं में स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलताएं, व्यायाम, और आध्यात्मिक क्रियाओं में नैतिक और धार्मिक क्रियाएं आती हैं, जैसे धर्म, आचरण शास्त्र और दर्शन। मानसिक क्रियाओं में साहित्य, भाषा, विज्ञान का अध्ययन। सौंदर्यात्मक क्रियाओं में ललित कलाएं आ जाती हैं और आध्यात्मिक क्रियाओं में नैतिक और धार्मिक क्रियाएं, धर्म, आचरण शास्त्र और दर्शन जैसी बातें आ जाती हैं।
बोगोस्लोवस्की के विचार है कि इन्होंने अपने आदर्श विद्यालय आइडियल स्कूल्स के पाठ्यक्रम को 4 विभागों में बांटा है। पहला विश्व विभाग में विश्व की भौतिक और अवयवी रचना का अध्ययन किया जाता है। दूसरा सभ्यता विभाग में सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा संस्कृत विभाग में दर्शन, कला व धर्म का अध्ययन किया जाता है। चौथा मानव का व्यक्तित्व विभाग में मानव जीवन के भौतिक और मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। टीपी नन के विचार अगर देखें तो इनके अनुसार मानव की प्रमुख क्रियाएं और उनसे संबंधित विषय है कि पहला वे क्रियाएं जो व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक है, जैसे शारीरिक, सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक क्रियाएं। दूसरा वे क्रियाएं जो सभ्यता के ढांचे का निर्माण करती हैं, जैसे साहित्यिक, सौंदर्यात्मक एवं सामान्य क्रियाएं, जैसे शारीरिक, व्यायाम, सामाजिक शिक्षा, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, साहित्य, कला, संगीत, हस्तकला, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल। शिक्षण विधियां आदर्शवादी किसी एक शिक्षण विधि के भक्त नहीं हैं। आदर्शवाद ने शिक्षण पद्धतियों के क्षेत्र में अपनी उदारता का परिचय दिया है, क्योंकि उसकी दृष्टि में एक उद्देश्य को प्राप्त करने के विभिन्न मार्ग हो सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उद्देश्य स्पष्ट एवं सुनिश्चित हों, ताकि बालक सुविधानुसार अपनी रुचि, योग्यता और अभिरुचि के अनुकूल विधि का चयन कर सके। बटलर ने इस मान्यता की पुष्टि करते हुए कहा है कि आदर्शवादी स्वयं को किसी एक विधि का दास न मानकर विधियों का निर्माता समझते हैं। आइडियलिस्ट कंसिडर themselves as the creators of methods, not devotee of one method। आदर्शवादी प्रस्तुत मान्यता को अथर्ववेद का वाचस्पति सूक्त अपेक्षाकृत और भी सुंदर ढंग से प्रतिपादित करता है। वाचस्पते देवेन सह वसोस्पते निरमय, अर्थात शिक्षक शिक्षा को दैवी मन से पढ़ावे और इस तरह पढ़ाए कि उसमें रमणीयता रहे। वे उस विधि को उत्तम मानते हैं जिसके द्वारा बालकों के व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। विभिन्न आदर्शवादियों ने निम्नलिखित शिक्षण विधियों का समर्थन किया है। पहला है प्रश्न विधि, क्वेश्चनिंग मेथड। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बालकों में विचारों का प्रोत्साहन करें और वे निर्णय ले सकें। दूसरा व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। अध्यापक सिद्धांतों की व्याख्या व शब्दों का विवेकपूर्ण अनुवाद किसी विधि के द्वारा कर सकता है, लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं छात्रों पर मानसिक दबाव तो नहीं पड़ रहा है। यदि छात्र प्रश्न पूछते हैं तो उनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है। व्याख्यान केवल एक मार्गीय नहीं होना चाहिए। तीसरा स्वक्रिया विधि, सेल्फ एक्टिविटी मेथड। हॉर्ने कहते हैं कि सीखना बालक की इच्छा और प्रयास पर आधारित है। अध्यापक का कार्य एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना है ताकि बालक अपना काम स्वयं कर सके। बालक स्वतंत्र इच्छा के माध्यम से अपने जीवन के लिए दर्शन का निर्माण कर सकता है। निर्देशन विधि, इंस्ट्रक्शन मेथड। हर्बर्ट ने निर्देश विधि के प्रयोग पर बल दिया है। अध्यापक विषय को छात्रों तक पहुंचाने के लिए जो क्रिया करता है उसे अनुदेश कहते हैं। यह छात्रों को अध्यापक द्वारा सहानुभूतिपूर्ण मार्ग प्रदर्शन है। हर्बर्ट के शब्दों में, निर्देश के बिना शिक्षा की मेरी कोई धारणा नहीं है और मैं उस निर्देश को स्वीकार नहीं करता जो शिक्षित नहीं करता है। निर्देश का अर्थ मस्तिष्क को अनुचित विचारों से भरना नहीं, अपितु विचारों को सुडौल और सुंदर बनाना है। अगला है संवाद विधि, डायलेक्टिक मेथड। यह विचारवान व्यक्तियों का वाद विवाद या तर्कयुक्त स्पष्टीकरण है। आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इसका वर्णन शिक्षा। आइए आगमन विधि क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इंडक्टिव मेथड, इस विधि में व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर या एकत्रित तथ्यों के आधार पर एक सामान्य निष्कर्ष की खोज करता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति देखता रहता है कि जो भी प्राणी जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य भी प्राणी है, वह भी मरणशील है।
इस तर्क के 3 स्तर हैं: निरीक्षण, प्रयोग और सामान्यीकरण। शिक्षा में इस विधि का बहुत महत्व है। यदि अध्यापक को व्याकरण में विश्लेषण एडजेक्टिव की परिभाषा बतानी है तो पहले परिभाषा नहीं बताता, अपितु व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के पहले प्रयोग किए गए शब्दों से परिचित कराता है। फिर प्रश्नों के द्वारा अध्यापक इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता देता है कि जो किसी वस्तु व्यक्ति की विशेषता बतलाता है वह विशेषण है। निगमन विधि, डिडक्टिव रीजनिंग। निगमन तर्क में किसी पूर्व सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है, फिर उसकी सत्यता को अन्य परिस्थितियों में प्रमाणित के लिए प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यह स्वीकृत सिद्धांत है कि सभी व्यक्ति मरणशील हैं। श्याम भी एक व्यक्ति है और वह भी मरणशील है। डायलेक्टिक मेथड क्या होता है? वाइट के अनुसार डायलेक्टिक विचारवान व्यक्तियों का वाद विवाद या तर्कयुक्त स्पष्टीकरण है। यह वह तर्क विधि है जिसमें विचारों के विरोध का प्रयोग इस उद्देश्य से किया जाता है कि सत्य का पता चल सके। हीगल ने इसे इस प्रकार व्यक्त किया है कि थीसिस स्थापना, एंटीथेसिस प्रतिस्थापना और सिंथेसिस संश्लेषण या वेद विरोधी विचारों के संश्लेषण को प्रभावित करती है। अगला है कहानी विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड। शिशुओं को कहानी सुनाकर शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार आदर्शवाद द्वारा प्रदत्त विधियों का उपर्युक्त विवरण बटलर महोदय के पूर्वोक्त कथन का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, जिसके अधीन विधियां साक्ष्य हैं, साधन नहीं हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन। आइए अब आदर्शवाद के अनुसार डिसिप्लिन, अनुशासन को देखते हैं। आदर्शवादी शिक्षक बालक की शिक्षा के लिए अनुशासन आवश्यक मानते हैं। कठोर अनुशासन में रहकर ही बालक आत्मानुभूति कर सकता है। आदर्शवादी विद्यालय में संगठन के नियम और शिष्टाचार के नियमों का पालन करना सभी को आवश्यक मानते हैं। नम्रता, शिष्टता, अधीनता, आज्ञाकारिता, ईमानदारी, सत्यवादिता, समय की पाबंदी आदि अनुशासन के लक्षण समझे जाते हैं। आदर्शवादी प्रभावात्मक अनुशासन, इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन के पक्ष में है। उनकी मान्यता है कि बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यदि अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो निश्चय ही बालकों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बालक अध्यापक की कार्यशैली का अनुकरण शीघ्र कर लेते हैं। आदर्शवादी बालक की स्वतंत्रता के पक्ष में तो हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा तक, क्योंकि अधिक स्वतंत्रता में बालक पथभ्रष्ट हो सकते हैं। थॉमस और लैंग के अनुसार प्रकृतिवादियों का नारा स्वतंत्रता, जबकि आदर्शवादियों का नारा अनुशासन है। आदर्शवाद और शिक्षार्थी, आइडियलिज्म एंड स्टूडेंट। शिक्षार्थी की आदर्शवादी संकल्पना को रॉस महोदय ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है। रॉस महोदय कहते हैं कि प्रकृतिवादी कांटेदार झाड़ियों से संतुष्ट हो सकता है, किंतु आदर्शवादी सुंदर गुलाब चाहता है। आदर्शवाद की दृष्टि से शिक्षार्थी आत्मा है और वह विकासोन्मुख प्रक्रिया में रहता है। अतः आदर्शवाद प्रत्येक बालक में आदर्श व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है। आदर्शवादी शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। आदर्शवादी विचारों, प्रत्ययों व आदर्शों को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। बालक व शिक्षक में से वे शिक्षक को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका यह विश्वास है कि बालक का व्यक्तित्व न सिर्फ शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। इस आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास शिक्षा का उद्देश्य है। बालक में कुछ जन्मजात गुण होते हैं, पर उनका प्रकाशन उचित शिक्षा मिलने पर ही होता है। हॉर्न ने इस संबंध में कहा है कि विद्यार्थी एक परिमित व्यक्ति होता है, किंतु उचित शिक्षा मिलने पर वह परम पुरुष के रूप में विकसित होता है। उसकी मूल उत्पत्ति दैविक है, स्वतंत्रता उसका स्वभाव है और अमृत की प्राप्ति उसका लक्ष्य है। आदर्शवाद का और विद्यालय देखते हैं। आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। आदर्शवादियों के अनुसार बालक के व्यक्तित्व का आध्यात्मिक विकास शिक्षा का लक्ष्य है। इस प्रक्रिया का पहला सोपान है तर्क, निर्णय, चिंतन आदि शक्तियों का विकास, जिसमें बालक सत्य का ज्ञान कर सके। इस महान लक्ष्य की प्राप्ति में बालक का पथ प्रदर्शन शिक्षक करता है। इस पुनीत कार्य के लिए विद्यालय का प्रांगण ही उचित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शिक्षक बालक को अपने आध्यात्मिक गुणों के प्रकाशन के लिए उचित वातावरण दे सकता है। अतः आदर्शवादी विद्यालय के महत्व को स्वीकारते हैं। वस्तुतः विद्यालय
अनुशासन की आदर्शवादी संकल्पना को साकार रूप देने के सजीव स्थल हैं। अध्यापक टीचर आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षक को बहुत ऊंचा माना जाता है। वह यथार्थ की मूर्ति समझा जाता है। उसमें निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसमें इससे भी अधिक उसे अपने छात्रों का ज्ञान होना चाहिए। उसे अपने व्यवसाय के प्रति वफादार होना चाहिए। उसे इतना योग्य होना चाहिए कि छात्रों को प्रेरणा दे सके और उन्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझा सके। छात्रों को सिखाते समय वह सीखता भी है। वह प्रगति का दूत और लोकतंत्र का निर्माता है। व्यक्ति को पूर्ण बनाने में वह ईश्वर का सहगामी है और अपने छात्रों की आत्मा का माता पिता है। अध्यापक का कार्य छात्र के विकास में योग देना है कि वे वैसा ही बन सकें जैसा वे चाहते हैं और जैसे बनने की उनमें योग्यता है। आदर्शवादी शिक्षा में बालक को एक आध्यात्मिक प्राणी समझा जाता है। अध्यापक को बालकों के वर्गीकरण और उनकी गति तथा बाह्य व्यवहार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु उनके मन में जहाँ से विकास प्रारंभ होता है प्रवेश करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा की दृष्टि से आदर्शवाद एक दर्शन के रूप में ठोस विचारधारा है। फिर भी इसे एक शिक्षा नीति के रूप में पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसे ग्रहण कर लेने पर निम्नलिखित कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। पहला, आदर्शवादी शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है, व्यवहारिक कम है। शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन्हें जीवन काल में पा सकना असंभव सा लगता है। उद्देश्य अमूर्त है। सत्यम शिवम व सुंदरम जैसे मूल्यों की अनुभूति बड़ी ही कठिन है। यदि इन्हीं मूल्यों की अनुभूति में बालक लगा रहेगा तो रोजी रोटी की समस्या को हल नहीं कर सकेगा। विशिष्ट एवं प्राप्त उद्देश्यों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। दूसरा, देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए यह वर्तमान जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा, अध्यापक को प्रमुख स्थान देने के कारण बालक की अवहेलना की गई है। शिक्षा अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, बाहर से थोपी जाने वाली वस्तु नहीं। बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास है, बाहर से थोपी जाने वाली वस्तु नहीं। बालक की जन्मजात शक्तियों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस कारण आदर्शवादी शिक्षा अमनोवैज्ञानिक है। अगला, पाठ्यक्रम में व्यवहारिक जीवन से संबंधित वैज्ञानिक विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया है। वैज्ञानिक विषयों की अवहेलना के कारण पाठ्यक्रम वर्तमान जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। अगला, आदर्शवादी शिक्षा में जनतांत्रिक सिद्धांतों की उपेक्षा की गई है। राष्ट्रीय लक्ष्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वर्तमान जीवन की शैक्षिक समस्याओं जैसे बेरोजगारी की समस्या, भाषा समस्या, नियोजन की समस्या, जनसंख्या शिक्षा, वातावरण प्रदूषण आदि को हल नहीं किया जा सकता। यदि आदर्शवादी शिक्षा को शिक्षा नीति के रूप में ग्रहण कर लिया जाए, क्योंकि वर्तमान औद्योगिक समाज के अनुकूल आदर्शवादी शिक्षा नहीं है। शिक्षण विधि के क्षेत्र में आदर्शवाद की कोई देन नहीं है। आइए अब आदर्शवाद का मूल्यांकन करते हैं। इवेल्युएशन ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद की सबसे पहले दुर्बलताएं देखते हैं। वीकनेस क्या है आदर्शवाद की, या आलोचना बिंदु क्या होते हैं। पहला, आदर्शवादी उद्देश्य अमूर्त हैं। इनका संबंध इस जीवन से न होकर परलोक से है। आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य जीवन के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बालक को तैयार करना है। यह मनुष्य के वर्तमान जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर ध्यान नहीं देता, अतः इसे स्वीकार करना कठिन है। आदर्शवाद व्यक्तित्व के बौद्धिक विकास पर अनावश्यक बल देता है। विचार, मनस, आत्मा आदि की विवेचना इस वाद की विशेषता है। आदर्शवाद मूल्यों पर अनावश्यक बल देता है। सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों को यह नित्य, शाश्वत व पूर्ण निर्धारित मानता है, पर मूल्य एक सापेक्ष शब्द है। यह व्यक्ति से संबंधित है।
प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल्यों का निर्माण अपने वातावरण के संपर्क में आकर स्वयं करता है। अगला, आदर्शवादी पाठ्यक्रम आधुनिक युग में प्रासंगिक नहीं है। यह आध्यात्मिक विषयों को प्रमुख स्थान देता है, जबकि आज के युग की मांग वैज्ञानिक विषय हैं। अगला, शिक्षण विधि के क्षेत्र में आदर्शवादी परंपरागत विधियों पर ही जोर देते हैं। इनमें से कई रटने पर जोर देते हैं, अतः ये स्वीकार्य नहीं है। अगला, यह शिक्षा बालक को एक प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार करती है, उसे बालक नहीं बना रहने देती। यह शिक्षक को ज़्यादा महत्व देती है। यह शिक्षक को भी साधारण व्यक्ति नहीं महामानव के रूप में स्वीकार करती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आदर्शवाद की यह सबसे बड़ी दुर्बलता है। आदर्शवाद की देन देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिज्म। पहला, आदर्शवाद की सबसे बड़ी देन शिक्षा के उद्देश्यों के क्षेत्र में है। उद्देश्यों की इतनी विस्तृत व्याख्या अन्य किसी भी दार्शनिक विचारधारा में नहीं मिलती है। अगला, आदर्शवादी शिक्षा चरित्र निर्माण की दृष्टि से अद्वितीय है। बालक का नैतिक, आध्यात्मिक व चारित्रिक विकास शिक्षा का परम कर्तव्य है। आज के युग में जहाँ समाज भ्रष्टाचार, द्वेष, स्वार्थ में डूबा है, आदर्शवाद ही बालक का चरित्र निर्माण करने में सक्षम है। अगला, आदर्शवाद ने जिन चिरंतन मूल्यों सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्राप्ति के विषय में कहा है, वे सार्वकालिक हैं, सत्य, सुंदर व कल्याणकारी हैं। ये अतीत में थे, वर्तमान में हैं व भविष्य में भी सदैव प्राप्य आदर्शी रहेंगे। जिस समाज में इन मूल्यों को जीवन का आधार माना गया है, उसकी संस्कृति आज भी अपना अस्तित्व बनाए रखे है। भारतीय संस्कृति इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। अगला, यह विचारधारा बालक व शिक्षक दोनों के व्यक्तित्व का आदर करती है। बालक की रचनात्मक शक्तियों का अधिकतम विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। अगला, आदर्शवाद जिन विचारों की प्राप्ति पर बल देता है, वे सदैव से सम्मानीय व प्राप्त के योग्य हैं। यदि हम किसी प्राप्त योग्य वस्तु की प्राप्ति में सक्षम नहीं हैं, तो यह हमारी दुर्बलता है, उस विचार की दुर्बलता नहीं है। अगला, अनुशासन के क्षेत्र में आदर्शवादी विचारधारा आत्मानुशासन व आत्मनियंत्रण, प्रभावात्मक अनुशासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है, जो आज भी स्वीकार्य है। इस प्रकार आदर्शवादी दर्शन अपनी तमाम कमियों के बावजूद मनुष्य को आत्मिक संतोष देता है। आज के भौतिकवादी युग में यह और भी प्रासंगिक हो जाता है। पश्चिमी भौतिकवादी जगत फिर से आदर्शवाद की ओर बढ़ रहा है, जिससे धन दौलत के बाद भी व्यक्ति शांति व संतोष को प्राप्त कर सके। आइए आदर्शवाद के प्रमुख परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। आदर्शवाद के प्रवर्तक प्लेटो माने जाते हैं। वे यूनान के पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने अपने दार्शनिक चिंतन को बड़े व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। प्लेटो आत्मा परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते थे और यह मानते थे कि परमात्मा इस सृष्टि का नियामक कारण अर्थात कर्ता है और विचार इसके उपादान कारण है अर्थात आधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भौतिक जगत विचारों के जगत का प्रकटीकरण मात्र है। उनका तर्क है कि भौतिक जगत परिणामशील है, इसलिए यह नित्य नहीं हो सकता है, सत्य नहीं हो सकता है, और विचारों का जगत परिणामशील नहीं है, इसलिए वह नित्य है, सत्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इन विचारों में एक दैवी और नैतिक व्यवस्था होती है। पश्चिमी जगत में उनकी इस विचारधारा को आदर्शवाद आइडियलिज्म की संज्ञा दी गई है। प्लेटो के बाद उनके शिष्य अरस्तु ने उनकी इस विचारधारा को कुछ अपने ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने विचारों के जगत के साथ साथ वस्तु जगत के अस्तित्व को भी स्वीकार किया। अरस्तु को छोड़कर अन्य सभी के विचारों में दो मूलभूत तथ्य समान है। पहला यह कि ये सब ईश्वर को अंतिम सत्य अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं और उसे ही इस सृष्टि का कर्ता मानते हैं। दूसरा यह कि ये सभी मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य
आत्मा परमात्मा के स्वतंत्र स्वरूप को पहचानना मानते हैं और यह मानते हैं कि यह तभी संभव है जब मनुष्य शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों का पालन कर सके। आधुनिक युग में इस विचारधारा को आगे बढ़ाने और शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग करने वाले पाश्चात्य दार्शनिकों में जर्मनी के पेस्टोलॉजी हर्बर्ट और फ्रॉवेल, इंग्लैंड के नन, इटली के जेंटेल और अमेरिका के हार्ड महोदय हैं। आदर्शवाद की तत्वमीमांसा। प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित किया है, विचार जगत और वस्तु जगत। विचारों को वे अनादि, अनंत और अपरिवर्तनशील मानते थे। उनकी दृष्टि से इन विचारों में एक दैवी और नैतिक व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से ईश्वर इस जगत का निर्माण करता है। विचारों की नैतिक व्यवस्था में विश्वास करने के कारण उनकी विचारधारा को नैतिक आदर्शवाद मोरलिस्टिक्स आइडियलिज्म कहा जाता है। आत्मा को प्लेटो ईश्वर का अंश मानते थे। उनके अनुसार आत्मा इस संसार में आने से पहले विचारों के संसार में रहती है, इसलिए यहाँ आने के बाद वह विचारों के संसार में ही जाने को इच्छुक रहती है। लाइबनिज ने इस जगत के प्रत्येक पदार्थ में एक स्वतंत्र आध्यात्मिक तत्व चतबिंदुओं मोनैड्स की सत्ता स्वीकार करते थे। उनकी दृष्टि में यह वस्तु जगत अनेक चतबिंदुओं का योग है। अनेक चतबिंदुओं की सत्ता स्वीकार करने के कारण उनकी इस विचारधारा को बहुतत्ववादी आदर्शवाद प्लुरलिस्टिक्स आइडियलिज्म कहा जाता है। बर्कले का मत है कि वस्तु की प्रतीति हमें आत्मा मन माइंड के कारण होती है। वस्तु का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है। उनकी इस विचारधारा को आत्मनिष्ठ आदर्शवाद सब्जेक्टिव आइडियलिज्म कहा जाता है। कांट ने आत्मा मन के स्थान पर तर्कना बुद्धि इंटेलेक्ट को वस्तु के ज्ञान का आधार माना है, इसलिए उनकी विचारधारा को बुद्धिवाद इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम से जाना जाता है। इन सब के विपरीत हीगल द्वैतवादी हैं। उन्होंने आत्मा इंटेलेक्ट और वस्तु पुद्गल मैटर दोनों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की है। हीगल के अनुसार आत्मा का चरम रूप परमात्मा है और वही वस्तु जगत का निर्माण करने वाला है, इसलिए उनकी विचारधारा को निरपेक्ष आदर्शवाद एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की संज्ञा दी जाती है। एक बात जिस पर सभी आदर्शवादी एक मत हैं वह यह है कि ये सभी वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को श्रेष्ठ मानते हैं और ईश्वर को अंतिम सत्य अल्टीमेट रियलिटी मानते हैं। आदर्शवाद की ज्ञान मीमांसा। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान को उन्होंने 3 रूपों में बांटा है, इंद्रजन्य, सम्मतजन्य और चिंतजन्य। इंद्रजन्य ज्ञान को वे असत्य मानते थे क्योंकि इंद्रियों द्वारा हम जिन वस्तुओं एवं क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं वे सब परिवर्तनशील हैं और एतदर्श असत्य हैं। सम्मतजन्य ज्ञान को वे आंशिक सत्य मानते थे क्योंकि वह भी अनुमानजन्य होता है और अनुमान सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। उनके अनुसार चिंतनजन्य ज्ञान ही सत्य होता है क्योंकि वह हमें विचारों के रूप में प्राप्त होता है और विचार अपने में अपरिवर्तनशील और एतदर्श सत्य होते हैं। बर्कले सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा मन माइंड को मानते थे। कांट ने आत्मा के स्थान पर तर्कना बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है। उनका तर्क है कि प्रत्यक्ष ज्ञान अव्यवस्थित होता है, तर्कना बुद्धि से ही वह व्यवस्थित होता है। आइए अब आदर्शवाद की मूल्यों आचार्य मीमांसा समझते हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति के लिए वे 3 सनातन मूल्यों सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक मानते थे और इन मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर बल देते थे। नैतिक जीवन के लिए उन्होंने मनुष्य में 4 सद्गुणों संयम, धैर्य, ज्ञान और न्याय का होना आवश्यक माना है। अगर आदर्शवाद को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है क्योंकि आदर्शवादियों के अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य के और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तत्वज्ञानी आदर्शवादी यह विश्वास करता है कि मनुष्य का सीमित मन उस असीमित मन से निकलता है
व्यक्ति और या संसार दोनों बुद्धि विचार की अभिव्यक्ति हैं और भौतिक संसार की व्याख्या मानसिक संसार के आधार पर की जा सकती है। आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है और यह मानती है कि इस वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर का अंश मानती है और यह प्रतिपादन करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों के पालन के और नैतिक नियमों के पालन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आदर्शवाद के मूल सिद्धांत क्या है? यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा निर्मित है। आदर्शवाद इस ब्रह्मांड को ईश्वर के द्वारा निर्मित मानता है। प्लेटो की दृष्टि से यह सत्ता ईश्वर है जो विचारों की सहायता से सृष्टि की रचना करता है। दूसरा, भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत श्रेष्ठ है। प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा है, विचार जगत और वस्तु जगत। उनका स्पष्टीकरण है कि विचार नित्य और अपरिवर्तनशील है, इसलिए वे सत्य है और उनसे बना विचारों का जगत भी सत्य है। हीगल भी दो जगत मानते हैं, आत्मिक जगत और पदार्थ जगत। अंतर इतना है कि वे आत्मा के साथ साथ पदार्थ की सत्ता को भी स्वीकार करते थे। उनकी दृष्टि से दोनों जगत ही सत्य हैं, परंतु इतना वे भी मानते थे कि आत्मिक जगत इस पदार्थ जगत से श्रेष्ठतर है। आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। यह सभी मानते हैं कि आत्मा अनादि और अनंत है। उनका कहना है कि आत्मा को इंद्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता है, इसे बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। परमात्मा के विषय में भी आदर्शवादी एकमत नहीं है। अधिकतर आदर्शवादी उसे सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। अगला, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आदर्शवादी मनुष्य को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य के पास अन्य प्राणियों की भांति भौतिक शक्तियाँ तो होती ही हैं, साथ ही उनमें आध्यात्मिक शक्तियाँ भी होती हैं। ये आध्यात्मिक शक्तियाँ ही उसे सभ्यता, संस्कृत, कला, नीति और धर्म को जन्म देने और उनका विकास करने में सहायता करती हैं, जिनसे उनका भौतिक जीवन सुखमय होता है और आध्यात्मिक अनुभूति के लिए आध्यात्मिक पर्यावरण तैयार होता है। अगला, मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है और ईश्वर की प्राप्ति है। अगला सिद्धांत है आत्मानुभूति अथवा ईश्वर की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्यों सत्यम, शिवम और सुंदरम की प्राप्ति आवश्यक होती है और आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक होता है। आदर्शवादी शिक्षा को ज्ञान और प्रक्रिया दोनों रूप में स्वीकार करते हैं। प्राचीन आदर्शवादी प्रायः शिक्षा और ज्ञान में भेद नहीं करते थे। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णतया प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड soul all the perfection of which they are susceptible। प्लेटो। परंतु आधुनिक युग के आदर्शवादी शिक्षा को प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत अंतिम उद्देश्य वो आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना स्वीकार करते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर बल देना चाहिए, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर बल, नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल देना चाहिए। राज्य के लिए विशेषज्ञों का निर्माण भी आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य मानते हैं। पाश्चात्य आदर्शवादी विचारकों ने अनेक शिक्षण विधियों का विकास किया है। प्लेटो के गुरु सुकरात वाद विवाद, व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि द्वारा उस समय के युवकों को शिक्षा दिया करते थे। वे किसी स्थान पर युवकों को एकत्रित कर उनके सामने प्रश्न प्रस्तुत करते थे। युवक उन
प्रश्नों पर विचार करते थे, उत्तर देते थे, तब वे उन प्रश्नों के संदर्भ में अपना मत स्पष्ट करते थे। प्लेटो ने प्रश्नोत्तर विधि के आधार पर संवाद विधि का विकास किया। उनके शिष्य अरस्तु यानी प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने आगमन और निगमन विधियों पर बल देते थे। आगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है और निगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर चला जाता है। पहले वे उदाहरण प्रस्तुत कर सामान्यकरण करते थे और फिर इस प्रकार प्राप्त सिद्धांत का प्रयोग करते थे। आधुनिक आदर्शवादी दार्शनिकों में हीगल ने तर्क विधि, पेस्टोलॉजी ने अभ्यास और आवृत्ति विधि, हर्बर्ट ने अनुदेशन प्रणाली और फ्रॉबेल ने खेल विधि का विकास किया है। आइए अंत में आदर्शवाद की शिक्षा को अध्ययन का मूल्यांकन कर लेते हैं। एक दर्शन के रूप में आदर्शवाद जीव, जड़ और जगत की एक विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है और हमें भौतिक पदार्थों की नश्वरता और आत्मा परमात्मा की अमरता से परिचित कराता है। यह हमें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर उन्मुख करता है और हमें प्रेम, सहानुभूति एवं सहयोग से भौतिक जीवन जीने तथा सच्चे ज्ञान एवं नैतिक आचरण से आध्यात्मिकता की प्राप्ति करने की ओर प्रवृत्त करता है। परंतु आत्मिक जगत को सत्य और वस्तु जगत को असत्य मानने की बात सामान्य मनुष्य को मान्य नहीं हो सकती। आज हमें ऐसे जीवन दर्शन की आवश्यकता है जो हमारी प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों पक्षों को समान महत्व दे और तीनों के संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करे। एक शिक्षा दर्शन के रूप में यह शिक्षा शास्त्रियों को शाश्वत मूल्यों से परिचित कराता है और इन मूल्यों के आधार पर शिक्षा के सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक उद्देश्य निश्चित होते हैं। इसके अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, अतः शिक्षा को मनुष्य के इस उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता करनी चाहिए। इसके लिए वह मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास पर बल देता है। जो शिक्षा इतना कार्य करती है वह मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों के लिए तैयार करती है। आदर्शवादियों ने आध्यात्मिकता की प्राप्ति हेतु मनुष्य के लिए जो आचार संहिता बनाई है उसमें मनुष्य को स्वयं और उसके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को भौतिक सुख प्राप्त होता है और समाज का रूप बड़ा शिष्ट, सरल एवं सुखदायक बनता है। आदर्शवाद के प्रतिपादक प्लेटो ने राष्ट्र के लिए विभिन्न प्रकार के नागरिकों के निर्माण की बात कही है। उन्हें उनकी योग्यता अनुसार कर्म क्षेत्र की शिक्षा अर्थात व्यवसाय की शिक्षा देने की बात कही है। आदर्शवादी शिक्षा की पाठचर्या में भाषा, साहित्य, धर्म एवं नीति शास्त्र पर अधिक और ज्ञान की अन्य शाखाओं, व्यावसायिक विषय एवं भौतिक विज्ञान आदि पर अपेक्षाकृत कम बल दिया गया है। उनकी दृष्टि से बिना भाषा, साहित्य, धर्म एवं नीति के ज्ञान के मनुष्य एक अच्छा मनुष्य नहीं बनाया जा सकता। हमारा पहला उद्देश्य मनुष्य को एक अच्छा मनुष्य बनाना ही होना चाहिए। परंतु यह बात भी सही है कि जो शिक्षा व्यवस्था सामाजिक परिवर्तनों के साथ कदम मिलाकर नहीं चलती वह अपने में अधूरी होती है। प्रसन्नता की बात यह है कि आज के आदर्शवादी विचारकों का दृष्टिकोण व्यापक है और वे युग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठचर्या को विस्तृत बनाने पर बल देते हैं। शिक्षण विधियों के क्षेत्र में भी आदर्शवादियों ने अनेक उत्तम विधियों का निर्माण किया है। अनुकरण को वे सीखने की स्वाभाविक विधि मानते हैं। प्राचीन आदर्शवादी विचारक अनेक अन्य उत्तम विधियों प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, संवाद, आगमन तथा निगमन का प्रयोग करते थे। आधुनिक आदर्शवादी विचारक तो मनोवैज्ञानिक तथ्यों से परिचित हैं और करके सीखने और स्वानुभव द्वारा सीखने पर बल देते हैं। इस संदर्भ में पेस्टोलॉजी की अभ्यास और आवृत्ति विधि, हर्बर्ट की पंचपद प्रणाली और फ्रॉवेल की किंडरगार्टन प्रणाली उल्लेखनीय है। अब आदर्शवादियों पर यह दोष लगाना उचित नहीं है कि वे व्याख्यान, प्रश्नोत्तर और विचार विमर्श आदि प्रणालियों तक ही सीमित हैं और रटने तथा पुस्तक प्रणाली पर अधिक निर्भर करते हैं।
पर यह बात अवश्य है कि इन सब विधियों में छात्रों की अपेक्षा शिक्षक अधिक क्रियाशील रहते हैं। अनुशासन के संबंध में आदर्शवादी विचारधारा को आज अधिकतर शिक्षा शास्त्री वहाँ तक तो उत्तम समझते हैं जहाँ तक वह बच्चों को उत्तम वातावरण में रखकर उच्च आचरण का प्रशिक्षण देती है, परंतु इस सब के लिए बच्चों को कठोर नियंत्रण में रखने और भूल करने पर दंड देने की वे आलोचना करते हैं। इस संदर्भ में हमारा यह अनुभव है कि उचित नियंत्रण और उचित दंड विधान के अभाव में ना तो बच्चे बाह्य दृष्टि से अनुशासित होते हैं और ना ही आंतरिक दृष्टि से। नियंत्रण तो होना ही चाहिए, पर यह नियंत्रण प्रेम पर आधारित होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर दंड भी दिया जाए, पर बड़ी सावधानी के साथ। जिस छात्र को दंड दिया जाए वह यह अनुभव करे कि जो दंड दिया जा रहा है उसकी स्वयं की भलाई के लिए दिया जा रहा है और किसी भी स्थिति में कठोर दंड ना दिया जाए। कठोर दंड तो छात्रों को अधिक अनुशासनहीन बना देता है। प्रभावात्मक अनुशासन पर ही अधिक बल दिया जाए। कुछ लोग आदर्शवादियों की इस बात के लिए बड़ी आलोचना करते हैं कि वे शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को मुख्य स्थान देते हैं, परंतु हमारी दृष्टि से यह भी उनकी गलत आलोचना है। आचरण की शिक्षा आदर्श आचरण करने वाले शिक्षक के संपर्क में रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। शिक्षार्थी को आदर्शवादी जन्म से पूर्ण मानते हैं और इस पूर्णता की अनुभूति के लिए वे उसके लिए एक कठोर आचार संहिता बनाते हैं। शिक्षार्थी को उसका पालन करना आवश्यक होता है। सब शिक्षार्थियों को समान मानना आज के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, परंतु सब शिक्षार्थियों के साथ समान व्यवहार करना आज की लोकतांत्रिक भावना के अनुकूल है। शिक्षा की अन्य समस्याओं के समाधान में भी आदर्शवाद बड़ा सहायक है। कुछ विद्वान प्लेटो पर यह दोष लगाते हैं कि उसने दासों को शिक्षा का अधिकार न देकर जन शिक्षा के महत्व को नकारा है। वास्तविकता यह है कि वे सेवा कार्य की शिक्षा के लिए विद्यालयी शिक्षा आवश्यक नहीं मानते थे। यदि सभी मनुष्यों के जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है तो सबको प्राकृतिक नैतिकता, सामाजिक नैतिकता और आध्यात्मिक नैतिकता की शिक्षा तो देनी ही होगी। आदर्शवादियों का यह विचार है कि सामान्य शिक्षा सबके लिए और उच्च शिक्षा की व्यवस्था योग्यता अनुसार की जानी चाहिए। आज पुनः माना जाने लगा है लोकतंत्र के नाम पर सब बच्चों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान कर हम राष्ट्रीय धन का अपव्यय कर रहे हैं और शिक्षा जगत में अनुशासनहीनता फैला रहे हैं। इसके साथ साथ शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस संदर्भ में हमें आदर्शवादी विचारधारा से सहमत होना ही पड़ेगा। आज के आदर्शवादी विचारक तो जीवन के कटु सत्य, रोटी, कपड़ा और मकान के प्रति भी जागरूक हैं और बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने पर बल देते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आदर्शवादी इस ब्रह्मांड के अंतिम सत्य ईश्वर की खोज करने में तो सफल रहे हैं, परंतु उनके द्वारा वस्तु जगत के अस्तित्व को नकारने की बात सामान्य मनुष्यों के गले नहीं उतरती। पर मनुष्य के लिए जिस प्राकृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक नैतिकता का विधान आदर्शवादियों ने किया है उसके पालन से मनुष्य के पारलौकिक जीवन के बारे में निश्चयपूर्वक भले ही कुछ ना कहा जा सकता हो, पर उसमें उसका लौकिक जीवन निश्चित रूप से सुख एवं शांतिमय होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वाधिक प्रभाव इसी दर्शन का है। किसी भी देश की शिक्षा के उद्देश्य मूलतः वही हैं जिनका प्रतिपादन आदर्शवादियों ने किया है। शिक्षा की पाठचर्या में भाषा और साहित्य के महत्व को आज भी स्वीकार किया जाता है। आदर्शवादियों द्वारा विकसित शिक्षण विधियों का प्रयोग भी किसी न किसी रूप में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन की आवश्यकता पर सर्वाधिक बल आदर्शवादियों ने दिया है। आज उनसे सभी सहमत हैं, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए कठोर दंड व्यवस्था के स्थान पर प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार को उत्तम माना जाता है। विद्यालयों में आदर्श पर्यावरण बनाने के संबंध में भी
विद्वान एकमत हैं, शिक्षा की अन्य समस्याओं के समाधान में भी आदर्शवाद बड़ा सहायक है। अपनी इन सब विशेषताओं के कारण ही संसार में इस दर्शन का आसन बराबर और बरकरार बना हुआ है। यानी आज भी जो है आदर्शवाद किसी न किसी रूप में लोगों को मान्य है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आदर्शवाद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को जो है इसमें उल्लेख किया गया है। उम्मीद करते हैं कि परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।